गाइस, आज की ये क्लास दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें इंग्लिश आती है उनके लिए भी और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है या थोड़ा कम आती है उनके लिए भी। देखिए, जिन्हें इंग्लिश आती है वो तो आराम से इंग्लिश बोल लेते हैं, उन्हें टेंसेस के रूल पता हैं, लेकिन जब उनके सामने कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जैसे कि वो मेरा नाम मात्र का दोस्त है, मेरा इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, या फिर भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप नहीं बना सकते हैं, चाहे आपको कितने भी टेंसेस क्यों ना आते हों, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें कुछ अलग से स्ट्रक्चर, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। और अगर हम बात करें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्हें इंग्लिश थोड़ी कम आती है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप मेरे साथ इन स्ट्रक्चर को सीख के प्रैक्टिस करके इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकती हैं। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है गेट ऑब्जेक्टिव केस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है दिलवा दो। जब हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं जैसे मुझे एक किताब दिलवा दो, उसे एक बाइक दिलवा दो, हमें एक घर दिलवा दो, तो हमें नीड होती है इस स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो देखिए, सिंपल वे में समझिए, आप लोगों को सब्जेक्टिव केस पता है ना, मतलब सब्जेक्ट्स पता है ना। जैसे मैं, आई का मतलब होता है, जैसे आई का मतलब मैं, यू का मतलब होता है तुम, ही का मतलब होता है वह लड़का, मतलब कोई एक लड़का, सी का मतलब होता है कोई एक लड़की, वी मतलब होता है हम, दे मतलब होता है वे, और इट का मतलब होता है यह। ये सारे हमारे सब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। आप देखिए, जब यही सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, मतलब वो खुद काम नहीं करते हैं बल्कि उन पर काम किया जाता है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। और तब आई बदल जाता है मी में, और मी का मतलब निकलता है मुझे। यू बदल जाता है यू में, तो हिंदी में तुम बदल जाता है तुम्हें में। इसी तरह से ही बदल जाता है हिम में, तो वह बदल जाता है उसे में। उसे एक लड़के के बारे में हम बात करेंगे तो हम हिम का यूज करेंगे। सी बदल जाता है हर में, वी बदल जाता है अस में, दे बदल जाता है देम में, और इट बदल जाता है इट में। तो सब चेंज हो जाते हैं, बस यू और इट चेंज नहीं होते हैं, दोनों ही केसेस में सेम रहते हैं। लेकिन हाँ, इनकी हिंदी मीनिंग बदल जाती है, तुम का तुम्हें हो जाता है, यह का इसे हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस, मतलब जब अपनी बात करेंगे तो मी का यूज करेंगे, आई का यूज नहीं करेंगे। सामने वाले की बात करेंगे तो यू का यूज करेंगे। अगर हम किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं तो हम हिम का यूज करेंगे, ही का यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर किसी एक लड़की के बारे में बात करेंगे तो हम हर का यूज करेंगे। अगर हम हमारी बात करेंगे तो हम अस का यूज करेंगे, और अगर हम उनकी बात करेंगे तो हम दे का यूज़ नहीं करेंगे, देम का यूज़ करेंगे। अब देखिए, एक बार अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव केस समझ गए तो आपके लिए सेंटेंसेस को बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको बोलना है कि मुझे कुछ दिलवा दो या फिर किसी और को कुछ दिलवा दो, तो आपको एक स्ट्रक्चर यूज करना है जिसमें हमें सबसे पहले लिखना होता है गेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या आएगा वो आपने अभी अभी देखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे हम उस वस्तु का नाम लिखेंगे जिसकी हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बोलना है कि मुझे एक बाइक दिलवा दो, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, बाइक की। तो बाइक आएगा सबसे लास्ट में एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा गेट मी अ बाइक। अपनी बात कर रहे हैं, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे मी आया है और ऑब्जेक्ट की जगह पे बाइक। इसी तरह से अगर आपको बोलना है कि उसे एक किताब दिलवा दो, तो हमारा सेंटेंस होगा गेट हिम अ बुक। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे हिम लिखा है ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे, मतलब हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं, किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं। यहीं पे अगर आप किसी एक लड़के की बात करेंगे तो आप हिम की जगह पे हर लिखेंगे, और तब आपका सेंटेंस बनेगा गेट हर अ बुक। उन्हें एक नया घर दिलवा दो, गेट देम अ न्यू हाउस। टीना को एक नया फ़ोन दिलवा दो, गेट टीना अ न्यू फ़ोन। तो है ना, ये कितना छोटा सा बट कितना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से आप लोग काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। सो आई होप ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट है सो कॉल्ड। इसका मतलब होता है नाम मात्र का या दिखावे का। सो कॉल्ड के बाद आपको यूज करना है नाउन। नाउन, नाउन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का नाम, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो।
तो आप उस व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखेंगे सो कॉल्ड के बाद, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये तो बस नाम मात्र की है, मतलब दिखावे की है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वह मेरा नाम मात्र का दोस्त है, मतलब असल में दोस्त नहीं है, बस कहने को ही दोस्त है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे सो कॉल्ड का, और यहाँ पे सेंटेंस बनेगा ही इज़ माई सो कॉल्ड फ्रेंड। सो कॉल्ड के बाद हमने क्या लिखा, फ्रेंड, क्योंकि हमने यहाँ पे किसकी बात की, दोस्त की। इसी तरह से वह नाम की टॉपर है लेकिन हर बार चीटिंग करती है एग्जाम में। तो नाम की टॉपर मतलब नाम मात्र की टॉपर है, बस दिखावे के लिए ही टॉपर है, लेकिन वह असल में करती क्या है, लेकिन हर बार चीटिंग करती है। तो यहाँ पे यूज करेंगे सो कॉल्ड, तो सेंटेंस बनेगा सी इज अ सो कॉल्ड टॉपर बट ऑलवेज चीट्स इन एग्जाम्स। सो कॉल्ड के बाद हमने क्या लिखा, टॉपर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो नाम की टॉपर है। यहीं पे अगर आपको कहना होता कि वो नाम की एक्सपर्ट है तो आप सो कॉल्ड के बाद एक्सपर्ट लिखते। अगर आपको कहना होता कि वो नाम की इन्फ्लुएंसर है, बस दिखावे की इन्फ्लुएंसर है, तो आप सो कॉल्ड के बाद इन्फ्लुएंसर लिखेंगे। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि सो कॉल्ड के बाद आप लोगों को उस चीज़ का नाम लिखना है जिसे आप बोल रहे हैं कि ये बस दिखावे के लिए है, नाम मात्र का, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, उसके दिखावटी दया सिर्फ दिखाने के लिए है। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा ही सो कॉल्ड काइंडनेस इज जस्ट फॉर शो, मतलब उसकी जो दया है वो बस नाम की है, दिखावे के लिए है। इसी तरह से यही है तुम्हारा नाम का बेस्ट फ्रेंड जो पीठ पीछे बात करता है। अब ये सेंटेंस तो बहुत कॉमन है, बहुत लोग बोलते हैं और बहुत लोग बोलना भी चाहते हैं। तो कैसे बोलेंगे, देखिए हम बोलेंगे दिस इज़ योर सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड हु टॉक्स बिहाइंड योर बैक। सो कॉल्ड के बाद हमें लिखना होगा बेस्ट फ्रेंड, एज सिंपल एज दैट। बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है, आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है वाइल प्लस आईएनजी। यह क्या होता है इसे आप समझिए। इसका मतलब होता है किसी काम को करते वक्त या करते समय, और सेकंड इसकी मीनिंग होती है किसी काम को करते करते, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उसी दौरान कोई दूसरा एक्शन हो जाए, या फिर जो काम आप कर रहे हैं उसी को आप बोलते टाइम दो बार रिपीट कर दें। जैसे खाते खाते, खेलते खेलते, सोते सोते, पढ़ते पढ़ते। तो इन सभी वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाइल प्लस आईएनजी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, खाते खाते, तो यहाँ पे सेंटेंस होगा वाइल ईटिंग। जो एक्शन आप कर रहे हैं उसे आप दो बार रिपीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम व्हाइल के साथ में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लिखते हैं। अब इसके बाद वाला सेंटेंस आप किसी भी टेंस में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना हो खाते खाते मैं टीवी देखती हूँ, तो मेरा सेंटेंस होगा व्हाइल ईटिंग आई वॉच टीवी। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि खाते खाते मैं टीवी देखती हूँ या फिर खाते वक्त मैं टीवी देखती हूँ। तो आप लोग मतलब समझ पा रहे हैं कि जब एक काम हम करते हैं और उसी दौरान तो कोई दूसरा काम हो जाए, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं वाइल प्लस आईएनजी का। अब हिंदी में आप लोग कैसे भी बोल सकते हैं, आप लोग एक ही एक्शन को दो बार रिपीट करके बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल खाते खाते मैं टीवी देखती हूँ या फिर खाते वक्त मैं टीवी देखती हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बोलना चाहते हैं। इसी तरह से चलते चलते वह गिर गया, तो चलते चलते या फिर चलते वक्त, इसके लिए हम लिखेंगे व्हाइल वॉकिंग। अब वो गिर गया, ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है, तो हम लिखेंगे ही फेल डाउन। फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल का यूज़ किया गया है, तो सेंटेंस हो गया वाइल वॉकिंग ही फेल डाउन। इसी तरह से बात करते करते वह मुस्कुरा रही थी। तो दो काम कर रही थी, पहला तो वो बात करने का और उसी दौरान मुस्कुराने का। तो क्या यूज़ करेंगे, वाइल प्लस आईएनजी। सेंटेंस होगा वाइल टॉकिंग सी वॉज स्माइलिंग। तो इसी तरह से आप लोग भी वाइल प्लस आईएनजी का यूज़ करके काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से फ्रेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाइल गोइंग, वाइल कुकिंग, वाइल वॉचिंग, वाइल लिसनिंग, वाइल लॉफिंग,
और इसके बाद आप जो मन चाहे सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, फिर वो चाहे किसी भी टेंस में हो। ओके, अब आगे देखिए, नेक्स्ट है देयर इज़ नो सच थिंग एज। इसका मतलब होता है नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, मतलब ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। जब हम ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं ना, तो हमें ये प्रॉपर सेंटेंस लिखना पड़ता है, और देयर इज़ नो सच थिंग एज के बाद आपको वो चीज़ लिखनी है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज़ नो सच थिंग एज लक। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो आप बोलेंगे देयर इज़ नो सच थिंग एज घोस्ट। अब मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि एक रात में सफलता जैसा कुछ नहीं होता, तो आप बोलेंगे देयर इज़ नो सच थिंग एज ओवरनाइट सक्सेस। ओवरनाइट सक्सेस मतलब रातों रात सफलता या एक रात में सफलता। एक रात में तो कुछ होता नहीं है ना, इट टेक्स टाइम। इसी तरह से अगर बोलना हो कि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो हम बोलेंगे देयर इज़ नो सच थिंग्स एज परफेक्शन। तो जब भी आपको बोलना हो कि ऐसा कुछ नहीं होता या इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो आप यूज करेंगे देयर इज़ नो सच थिंग एज के बाद आपको वो वर्ड लिखना है जिसके आप बारे में आप कह रहे हैं। अब नेक्स्ट है दिस इज़ नॉट द वे। इसका मतलब होता है यह तरीका नहीं है, या फिर ऐसे नहीं किया जाता है। जब आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं ना कि बात करने का ये कोई तरीका नहीं है, या फिर पढ़ाई ऐसे नहीं की जाती है, तो आपको यूज़ करना है दिस इज़ नॉट द वे का, और इसके बाद आपको टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। जिस भी काम को आप बोलना चाहते हैं ना कि ये काम करने का ये सही तरीका नहीं है, या फिर ये ऐसे नहीं किया जाता है, तो आप बोलेंगे दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यह तरीका नहीं है बात करने का, दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक। बात करने का ये तरीका नहीं है। सिमिलरली अगर आपको बोलना हो कि यह तरीका नहीं है बर्ताव करने का, या फिर बर्ताव ऐसे नहीं किया जाता है, तो आप बोलेंगे दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि टीम में काम करने का ये तरीका नहीं है, या फिर टीम में काम ऐसे नहीं करते हैं, तो आप बोलेंगे दिस इज़ नॉट द वे टू वर्क इन अ टीम। दिस इज़ नॉट द वे टू वर्क इन अ टीम। इसी तरह से आप लोग कई तरह के सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गुस्सा जाहिर करने का यह तरीका नहीं है, या फिर गुस्सा ऐसे जाहिर नहीं करते हैं, तो आप बोलेंगे दिस इज़ नॉट द वे टू एक्सप्रेस एंगर। दिस इज़ नॉट द वे टू एक्सप्रेस एंगर। सो अब देखिए आगे है नथिंग टू डू विथ। इसका मतलब होता है कोई लेना देना नहीं है। इस इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ या किसी सिचुएशन से अपना रिलेशन बिल्कुल ही नकारना चाहते हैं, मतलब कि ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा उस चीज़ से या फिर उस सिचुएशन से कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव, उसके बाद नथिंग टू डू विथ, उसके बाद लास्ट में वो चीज़ लिखेंगे जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि मैम आपने सब तो बताया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि हैज़ और हैव किसके साथ लगाएंगे, तो इसे भी समझिए। देखिए हैज़ का यूज़ हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में, जैसे ही, सी, इट, नेम, या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ, और हैव का यूज़ किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ, या फिर दो व्यक्तियों के नाम के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मेरा इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे सेंटेंस होगा आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस फाइट। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं हूँ मतलब आई है, और आई के साथ हम यूज करते हैं हैव का, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस हुआ आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस फाइट। इसी तरह से उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। अब संबंध नहीं है इसका मतलब कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे सेंटेंस होगा ही हैज़ नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर आया, मतलब ही आया, तो हम लोगों ने हैज़ का यूज किया। तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि कहाँ हैज़ लगाना है और कहाँ पे हैव। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखिए, जैसे मेरी नौकरी का सेल्स से कोई संबंध नहीं है, माई जॉब हैज़ नथिंग टू डू विथ सेल्स।
इसी तरह से इस गलती से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यानी कि कोई संबंध नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस मिस्टेक। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ ऐसे इजी और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर सीखे हैं जो लिटरली बहुत ही इजी हैं, जिनका इस्तेमाल आप लोग आराम से कर सकते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ भी करते हैं। तो अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, इनका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। Thanks for watching.